नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एक नए यूट्यूब चैनल ABS साइंस क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछली बार या फिर उससे पहले ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछी गई है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा और हाँ, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी, परभासी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी कि पारदर्शी। वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर इनमें से तीनों दर्पण के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा ही केवल किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिल सकता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिल सकता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा हमें एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिल सकती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है फोकस, ऑप्शन नंबर बी में कर रहा है वो करता है केंद्र, और ऑप्शन नंबर सी में कर रहा है ध्रुव, और ऑप्शन नंबर डी में कर रहा है अनंत। दोस्तों, आपको बताना है कि इन चारों जगहों में से कहाँ पर वस्तु को यदि रखा जाए तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह अवतल दर्पण में फोकस पर बने। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनंत पर। अनंत पर किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। पांचवें नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। आधी होती है, दोगुनी होती है, तीन गुनी होती है या फिर चार गुनी होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि आधी होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है यानी कि एफ, ये क्या होती है? अब उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि r/2, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तल दर्पण। ये दोस्तों जो क्वेश्चन ये है, छठा नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है किस दर्पण, कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। इस बात को याद कर लीजिएगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है समतल, उत्तल, अवतल, समतल अथवा उत्तल। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण से प्राप्त होता है। चाहे वह वस्तु कहीं पर भी रख दिया जाए, उस वस्तु का हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वो कौन सा दर्पण है दोस्तों? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी कि समतल और उत्तल दर्पण। समतल और उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें आप लोग वस्तु को कहीं पर भी रख दीजिएगा तो वस्तु का क्या बनता है? हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, गोलीय दर्पण की ध्रुव से फोकस की दूरी क्यों कहते हैं? फोकस दूरी, वक्रता दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी कि फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। दोगुनी, आधी, तीन गुनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है? दोगुनी होती है। अभी ने बताया कि एफ बराबर होता है r/2, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f यानी कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की दोगुनी होती है।
11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आवर्धन का धनात्मक मान कैसा प्रतिबिंब इंगित करता है? आभासी, वास्तविक, आभासी और वास्तविक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी कि आभासी। आवर्धन का धनात्मक मान कैसा प्रतिबिंब इंगित करता है? आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब को सूचित करता है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है केवल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बन सकता है? केवल अवतल दर्पण के द्वारा बन सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण के द्वारा बन सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से? तो समानांतर किरण पुंज, और उसके बाद होता है अपसारित किरण पुंज और अभिसारित किरण पुंज। 3 प्रकार का किरण पुंज होता है। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस दर्पण से वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? किस दर्पण से वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब के बारे में बात किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में कर रहा है 16 मीटर, ऑप्शन नंबर सी में कर रहा है 26 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में कर रहा है 25 सेंटीमीटर। तो इसके सही आंसर क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वो करता है त्रिज्या कर रहा है। त्रिज्या करने का मतलब वो करता है त्रिज्या, यानी कि आर दिया है आपका कितना है? 32 सेंटीमीटर। एफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम क्या करेंगे? इस 32 में 2 से भाग दे दें, क्योंकि सूत्र होता है दोस्तों ए बराबर आर बाई 2। तो हम लोग यहाँ पर आर का मान रख के 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा कटने के बाद? 16। ठीक। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि मीटर में होगा कि सेंटीमीटर में होगा। तो पहले से क्वेश्चन हमारे सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर इसका सही हो जाएगा आंसर। कटला के बाद 16 आ जाएगा कटने के बाद, और यहाँ पर सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया था इसलिए यहाँ पर भी सेंटीमीटर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है अनंत, शून्य एवं अनंत के बीच, शून्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा है ये भी कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? अनंत होता है। इस बात को याद कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दो समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है 1, 2, 3, या फिर अनंत। तो दोस्तों दो समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? अनंत बनता है। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा दोस्तों कि दो समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? अनंत बनता है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? तो वो भी आपका अनंत ही होता है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है 6.25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में कर रहा है 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में 25.0 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर फोकस दूरी दी है यानी कि एफ दिया है। ठीक। 12.5 आपको कर रहा है आर ज्ञात करने के, यानी कि वो कहता है त्रिज्या। तो आर बराबर क्या होता है? 2f, यानी कि इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास? 25.0, यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण के द्वारा प्राप्त होता है? क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो देखिए दोस्तों आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर पूछा है और वो भी छोटा वाला। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनना चाहिए और आभासी प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। यदि छोटा और आभासी प्रतिबिंब बोला है तो उत्तल दर्पण, यदि वास्तविक प्रतिबिंब बोला है तो अवतल दर्पण, और यदि सीधा प्रतिबिंब सीधा की बात की जाए तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों। ये दोनों दर्पण आप सीधा बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण जो है वो सीधा बनाता है, लेकिन क्या करता है? वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है छोटा और आभासी प्रतिबिंब, तो छोटा और आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल दर्पण बनाता है। ठीक। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर और नए टॉपिक के साथ।
और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।